ओके चलो, तो अपन ने लास्ट थियरी में जो है वो एल्केन्स का पार्ट तो कंप्लीट कर ही लिया ऑफ कोर्स, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एल्कीन्स, राइट. तो एल्कीन्स का भी बेसिक पहले जो इंट्रोडक्शन जो हमने ऑलरेडी हमको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता ही है, बट क्विकली वील जस्ट ब्रीज थ्रू एवरीथिंग. ठीक है, चलो. पहला क्या है एल्कीन का फंडा, क्या पहला तो अनसैचुरेटेड है, और इनमें कौन सा आपको ये दिखना चाहिए, बॉन्ड जो है आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड दिखना चाहिए. ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल यहां पर दिया हुआ, दैट इज प्रोपीन. एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो चिंदी है बट इंपॉर्टेंट है कि एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलेफिन. ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों. एल्केन्स का दूसरा नाम है पैराफिन, एल्कीन का दूसरा नाम है ओलेफिन. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n. एल्केन्स का क्या था, रिवाइज कर लो फटाक से. एल्केन्स का क्या था, CnH2n प्लस 2. एल्कीन्स का क्या है, CnH2n है, और एल्काइंस जो आगे आएंगे उनका CnH2n माइनस 2. ये भी बात भी थी. ओके, देन यू हैव जिनमें दो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्काडाइंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एल्काडाइंस, दो बॉन्ड्स है ना. फिर ट्राइंस यानी कि 3 डबल बॉन्ड्स. ऐसे आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ा सकते हो, है कि नहीं. फिर इनका जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर या डैश स्ट्रक्चर या बॉल एंड स्टिक मॉडल ऐसे अलग अलग अपन लिखते हैं, तो ये कैसे दिखते हैं. जैसे डॉट स्ट्रक्चर है, व्हाट विल यू डू, यू विल ड्रॉ 1 कार्बन एटम एंड यू विल ड्रॉ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अनदर कार्बन एटम यू विल ड्रॉ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये भी हमने सीखा हुआ है. एंड ऑब्वियसली देन यू विल ड्रॉ द क्रॉस फॉर हाइड्रोजन. मैंने ये भी बताया था आपको कि पहले हम इसको डॉट एंड क्रॉस बोलते थे, अब इनको अब लोग सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर ही बोलते हैं. एंड ईच डॉट एंड क्रॉस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स 1 बॉन्ड. क्या ये बात से आप अवेयर हो, यस, ईच दिस थिंग इज 1 बॉन्ड. तो यहां पर ये जो आपको 2 दिख रहे हैं, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है. ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है कि नहीं. ठीक है, डैश स्ट्रक्चर में क्या था कि आपको सीधा सीधा डैश से दिखाना है, और मैंने आपको यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है सिग्मा और पाई की. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज व्हाट, द बॉन्ड लेंथ. ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि नहीं. कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम. ये आप नोट करेंगे, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी है बच्चों, 1.34 एंगस्ट्रॉम. और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड की अब लेंथ की बात करें, मतलब कि ये कार्बन जो आगे जाके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, उसकी अगर आप लेंथ की बात करो तो 1.08 एंगस्ट्रॉम. अच्छा, अगर ऐसा कार्बन है जिसमें ब्रांचिंग भी है, समझो, मतलब ऐसा देख लेते हैं, और ये डबल बॉन्ड है जिसमें ब्रांच लगी हुई है, तो जितनी आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे उतनी शॉर्टनिंग होती जाएगी बॉन्ड लेंथ की. बात समझ रहे हो. हाँ, जितनी आप ब्रांचिंग लगाओगे उतनी क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी, क्योंकि अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी, मतलब वो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड करता है. बट सिंपल फंडा आप ऐसा याद रखना कि जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट होती जाएगी. क्या बोला मैंने, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड. जैसे एक एग्जांपल ले लो कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है. नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है. कार्बन नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है. ऐसा, ओके. पॉइंट याद रख लेना. ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझो. ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना. देखो, आप एल्केन और एल्कीन का बॉन्ड लेंथ जब कंपेयर करोगे, ध्यान से सुनना ये बात को, एल्केन और एल्कीन का बॉन्ड लेंथ जब आप कंपेयर करोगे, और आप जब एरोमेटिक यानी कि बेंजीन में इसको कंपेयर करने बैठोगे, किसमें, बेंजीन में, तो क्या मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि बेंजीन में जो 2 कार्बन हैं उनमें टेक्निकली 1.5 बॉन्ड्स आपको दिखते हैं, बताया मैंने, है कि नहीं. मतलब कि बेंजीन में जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है आपके, राइट, रियलिटी में जब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेजोनेंस होता है, तो वो ऐसा दिखता है. ये मैंने बताया हुआ है, बोलो हाँ या ना. तो ईच बॉन्ड इज टेक्निकली 1.5. तो ये एमसीक्यू पॉइंट बनता है कि आपका जो बेंजीन का कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का लेंथ है, दैट इज समवेयर इन बिटवीन एल्केन एंड एल्काइन, सॉरी एल्कीन. बात समझ में आया. एल्कीन और एल्केन की जो बॉन्ड लेंथ है उसके बीच में, और बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती जाएगी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा. इसका ये भी मीनिंग बात समझ में क्लियर आना चाहिए कि जब मैं इसको एल्काइन से कंपेयर करूंगा तो एल्काइन का तो सबसे शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगा. सही बात है कि नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और भी बढ़ गया. क्या ये बात समझ में आई.
तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 1.5 बॉन्ड है बेंजीन में, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है बढ़ते जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? बढ़िया, ओके। बाकी आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, एल्केन्स में हमेशा क्या होता है, कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और बॉन्ड एंगल इज 120 और शेप ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनार। बॉल एंड स्टिक मॉडल कुछ इस तरह का दिखता है ना, जहां पर जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ग्रीन और व्हाइट है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, नोट करना जरा, ये आपको दिख रहा है ये लूप ऐसा, ये डबल बॉन्ड, हाँ, ये आपका प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम ज्योमेट्रिक की बात करते हैं तो आपको ऐसे देखना है, इसके ऊपर इसके नीचे, जो हम 2D में हमेशा पेपर पे बनाते हैं, यहां पर आप थोड़ा सा उसको एक 3 डायमेंशन में इमेजिन और अच्छे से कर पाओगे ये फोटो देख के। ठीक है बच्चों, बढ़िया। हर कार्बन कैसा है, sp2 है, बॉन्ड एंगल कैसा है, 120 है, बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 134 पिकोमीटर है। ठीक है, अगर सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं और पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना, अलग अलग है, देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों अलग अलग आपको दिखेंगे। ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस है, पाई बॉन्ड वीकर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। इसका आंसर दो सब बच्चों, चलो फटाफट। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन द इथिलीन मॉलिक्यूल इज, इथिलीन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, चलो बताओ टोटल। इथिलीन मतलब C2H4 बरोबर, तो ये सिग्मा 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 और एक पाई, मतलब 5 सिग्मा और एक पाई, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? बढ़िया। अगला, जनरल फॉर्मूला फॉर ओलिफिन्स इज, व्हाट इज ओलिफिन्स का जनरल फॉर्मूला? दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज CnH2n। अच्छा बाय द वे, व्हाई ओलिफिन्स, ये नहीं बताया मैंने। पैराफिन्स तो एल्केन्स को बोलते थे क्योंकि इनकी अफिनिटी कम है, रिएक्टिविटी कम है। यहां पर इनका ऑयली कंसिस्टेंसी आपको कई बार देखने मिलता है इन कंपाउंड्स में, दैट इज व्हाई द वर्ड ऑयल, ओलिफिन्स। ठीक है, ओली कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑयल। ठीक है, ओलियम भी आप पढ़ते हो, ओलियम क्या था, ओलियम पढ़ा है हमने, ओलियम H2S2O7, ओलियम है ना। ओके, देन यू हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स एंड देयर आइसोमेरिज्म। एल्कीन्स को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से, यू क्लासिफाई एल्कीन्स एज सिमेट्रिकल एंड unsymmetrical. Now remember this classification, this idea of classifying alkenes is because why I'm saying this is very important is because when you go to Markovnikov anti-Markovnikov rule, when you are learning the reactions, ठीक है, जब हम लोग एल्कीन्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे अभी, तो हम लोग मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे, सेट्जेव रूल पढ़ेंगे, तो वहां पर बार बार ये वर्ड रिपीट होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसको बोलना है और सिमेट्रिकल एल्कीन किसको बोलना है। इज दैट क्लियर? सिमेट्रिकल एल्कीन हम किसको बोलेंगे, जहां पर सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड टू बोथ साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। तो आप डबल बॉन्ड को मेन मान के चलिए, ओके, डबल बॉन्ड को मेन मान के चलिए, ए साइड भी मिथाइल है, ए साइड भी मिथाइल है, तब उसको आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल बोलोगे। अच्छा, सिमेट्रिकल को देखने के ना लोगों का अलग अलग नजरिया है, ठीक है, जरा मैं समझाता हूं लोगों का अलग नजरिया कैसा है सिमेट्रिकल को देखने का। अगर मैं आपको ये कहूं C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C और CH3 ऐसा है और H है और H है, तो आप इसको सिमेट्रिकल मानोगे, बरोबर है, क्योंकि दोनों साइड पे कार्बन पे H और CH3 ऐसा लगा हुआ है, करेक्ट, इसको आप सिमेट्रिकल मानोगे। पर मैं आपको अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दूं, ये अब मैंने 5 कार्बन दे दिए, ऑड नंबर, क्या दे दिए मैंने, ऑड नंबर दे दिए, तो क्या आप इसको सिमेट्रिकल मानोगे या अनसिमेट्रिकल मानोगे बच्चों? इसको आप अनसिमेट्रिकल मानोगे, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहां पर इथाइल ग्रुप है, करेक्ट, ठीक है। तो ये ट्रिकी है वर्ड, क्यों है मैं समझाता हूं। जब हम आगे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करेंगे तो हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये वर्ड यूज करेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला आपको। पर वहां पर जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन आइदर साइड पे डिसाइड होता है। किसके ऊपर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इसको देखना, आप इस स्ट्रक्चर को अनसिमेट्रिकल बोल रहे हो, एवरीबॉडी अग्रीज, यस, सेकंड वाले स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखूं ऑन आइदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो क्या है, सेम है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास भी, एक हाइड्रोजन इसके पास भी है। बात भेजे में गई, क्या बोला मैंने, राइट? तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये बोलने के शब्द हैं,
बट जब आप उनको अप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना कि आप रूल्स जब लगा रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो आपको हाइड्रोजन को देखना है या अल्काइल ग्रुप को देखना है। यहां पर मैं डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जब रूल्स हम अप्लाई करेंगे तो हम हाइड्रोजन पे फोकस करके देखेंगे। गया दिमाग में? यस। वो तब हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल में सीखेंगे, वो जब हम लोग मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात कर रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर। यस, चलो। तो यहां पर मेरे पास इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। अनसिमेट्रिकल में कब बोलूंगा? जब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन है, जबकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस इस साइड इस कार्बन के ऊपर सिर्फ 2 हाइड्रोजन, जबकि यहां पर इसके पास इथाइल भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अगला फंडा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है ये तो हमने इन डेप्थ कवर किया हुआ है, बट स्पेसिफिकली नाउ फॉर एल्कीन्स व्हिच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर एप्लीकेबल, जरा इनके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो ये तो आपको पता ही है, जनरल ये होता है क्लासिफिकेशन होता है आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल के अंदर क्या क्या आएगा? चेन, यानी कि चेन की लेंथ अलग होगी, और पोजीशन, यानी कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अलग होगी। क्या ये बात समझ में आई? यस। अब चेन में आप मुझे बताओ बच्चों, इनके नाम क्या होंगे? पहला वाला जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो चेन आइसोमेरिज्म में पहला एग्जांपल है, उसका नाम क्या होगा? क्या उसका नाम मैं बोल सकता हूं ब्यूट-1-ईन है? यस, क्या नाम है? ब्यूट-1-ईन। और लेंथ ऑफ चेन कितनी है? लेंथ ऑफ चेन है 4, लेंथ ऑफ चेन है 4, है कि नहीं? एक सेकेंड, लेंथ ऑफ चेन है 4। अब अगर मैं ये कहूं कि सेकेंड वाला जो है वो उसका चेन आइसोमर है, आप बोलोगे सही है, तो उसका नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोप-ईन। प्रोप-1-ईन भी लिख सकते हो, या प्रोप-ईन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो इस साइड होता है या इस साइड होता है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही। हमने आईयूपीएसी नेमिंग में भी ये देख लिया। तो ये दोनों आपस में, इनकी चेन की लेंथ अलग है, इसीलिए क्या है? चेन आइसोमर। अब सेकंड में पोजीशन देखो, ब्यूट-1-ईन और ब्यूट-2-ईन, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे। ब्यूट-1-ईन और ब्यूट-2-ईन, तो ऑब्वियसली ये क्या है? आपस में पोजीशन आइसोमर। आपको मैंने नंबर के हिसाब से दिखा दिया। तो स्ट्रक्चरल में इनमें 2 ही है, जबकि हमने पहले तो बहुत सारे पढ़े थे ना जेनेरिक में, मेटामर, टॉटोमर, फंक्शनल मर, ये मर, वो मर, सब मर गए थे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे 2 ही है। कौन से बोलो? स्ट्रक्चरल में, एल्कीन्स में, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। एक एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, which of the following isomerism is seen in alkenes और which of the following isomers are not seen in alkene। जैसे एल्कीन में मेटामर वगैरह नहीं बनते, या एल्कीन में जनरली बाकी आपके फंक्शनल आइसोमर वगैरह जल्दी नहीं दिखते, आपको चेन और पोजीशन ज्यादा करके दिखते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स? ठीक है, स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन तो आप सब बच्चों को पता है कि भाई 3 डायमेंशनल या स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जब होते हैं अलग, तो उनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज थी, कौन सी? ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। यस। कॉन्फॉर्मर्स हम लोग जनरली किसके लिए अप्लाई करते थे बताइए? कॉन्फॉर्मर्स हम लोग एल्केन्स के लिए अप्लाई करते थे, जहां पे हमने न्यूमैन और सोहर्स प्रोजेक्शन देखा था। प्रोटामर्स, एल्कीन्स में रोटेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन जल्दी नहीं होता। इनफैक्ट आपको ये एक शब्द याद कर लेना है, पाई बॉन्ड का मीनिंग ही सीधा सीधा, और पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक डायरेक्ट आपको वर्ड याद कर लेना है। पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या है वर्ड? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो जब आप द मोमेंट यू थिंक ऑफ पाई बॉन्ड, think weak bond, think delocalization and also think restricted rotation। जब आप एल्केन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो आप क्या सोच रहे थे? फ्री रोटेशन या स्मूथ रोटेशन। इज दैट अंडरस्टूड? ओके। और ऑप्टिकल में एक्चुअली मैंने आपको 3 वैरायटीज लिखवाई, यहाँ तो 2 है, बट आपको तीसरी भी पता है, मीजोमर्स भी मालूम है आप लोगों को। डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं और इनैंशियोमर्स हो सकते हैं, या फिर मीजोमर्स भी हो सकते हैं। यस। अब ज्योमेट्रिकल और इनैंशियोमर्स की डिटेल में जरा बात करते हैं। पहले इनैंशियोमर्स, The isomers which are non-superimposable mirror images are called enantiomers। ये हमने जेनेरिक भी, जनरल में भी टर्म्स पढ़ लिए हैं। इसके लिए कंडीशन क्या बताई थी बच्चों? चलो फटाक से बताओ, कंडीशन क्या थी इनैंशियोमर बनने के लिए? किसी कंपाउंड का इनैंशियोमर कब बन सकता है? जब उसमें कायरल सेंटर होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि सबसे सिंपल, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स दैट विल गिव यू chirality or will show you optical activity is lactic acid। How to remember lactic acid? Simple, कार्बन, उसमें एक COH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है, और एक चौथा क्या है? हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई? अब ये बात याद कर लेना क्लियरली, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है, आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं और पहले बता चुका भी हूं
कि हमने इनैंशियोमर्स की शुरुआत जब पढ़ना शुरू किया तो हमने इनको डेक्स्ट्रो और लीवो में क्लासिफाई किया। किसमें क्लासिफाई किया? डेक्स्ट्रो एंड लीवो। यस, हमने किया था बच्चों, ये डेक्स्ट्रो लीवो, स्मॉल डी और स्मॉल एल। यस, पर मैंने आपको ये बात क्लियरली कही कि डेक्स्ट्रो और लीवो ये जानने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते थे? नहीं, हमें एक्सपेरिमेंटल करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल में भी कौन सा एक स्पेसिफिक हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए? कौन सा? थ्रू पोलैरीमीटर। एक पोलैरीमीटर नाम का एक हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको यूज करके हम बता सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर देख के हम नहीं बता सकते थे। तो जब हमें ये नेसेसिटी महसूस हुई कि हम स्ट्रक्चर देखकर कुछ उसका उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म बता सके, तो हमने कौन सा सिस्टम डेवलप किया? हमने RS सिस्टम डेवलप किया। क्या ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं? RS सिस्टम की थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो RS सिस्टम क्या है जरा समझो। RS सिस्टम, आई वांट यू टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली इन द नोट्स फॉर्म। ठीक है, इन द नोट्स फॉर्म राइट इट डाउन एज इट इज। RS सिस्टम, पहला तो ये लिखो RS सिस्टम या RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे आप बच्चों? RS कॉन्फ़िगरेशंस आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। कैसे है ये? एब्सोल्यूट, मतलब इनके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और ये सबसे बोलते हैं ना लास्ट और सबसे एक्यूरेट है। ठीक है, बेस्ड ऑन विच सिस्टम? बेस्ड ऑन CIP सिस्टम। कौन सा था CIP सिस्टम? इट इज कॉल्ड द कान इंगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम। ठीक है, ऐसा आप लिखो। RS configurations are absolute configurations based on Kahn, Ingold and Prelog system। क्या है ये CIP? ये Kahn, Ingold, Prelog system क्या होता है ये भी सीखते हैं। What is CIP? ऐसा लिखता हूं मैं। CIP बोलता है, पहला CIP, अब CIP को समझने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। सिलेक्ट द कायरल सेंटर। क्या बोलता है? सिलेक्ट द कायरल सेंटर। इसका ये मीनिंग आप समझ गए बच्चों कि R और S कहां पे लगाना अलाउड है? जहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वहीं लगाना अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। बात जारी भेजे में? बढ़िया। है ना? तो आप सिलेक्ट करो कायरल सेंटर को। ठीक है, अब नंबर दी एटम्स स्लैश ग्रुप्स अराउंड द सेंटर, द कायरल कार्बन around the chiral center in terms of priority, in terms of priority order, in terms of priority order, clear? in terms of priority order। ठीक है, आपने क्या किया? सिलेक्ट किया कायरल सेंटर को पहले तो, ओके। दूसरा आपने क्या किया? नंबर किया ग्रुप्स को एज पर प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है ना? और ये प्रायोरिटी ऑर्डर किस पे बेस्ड है? फंक्शनल ग्रुप वाला प्रायोरिटी ऑर्डर क्या? नहीं। कौन सा ऑर्डर पे बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन, सुनो, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट्स, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट्स। अच्छा, ऑर्डर कैसे लगाना है? हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट? नंबर 1 इज हाईएस्ट, हाईएस्ट एटॉमिक वेट, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो। फिर नंबर 4 इज लीस्ट एटॉमिक वेट। एकदम मतलब इससे ज्यादा डिटेल में अपन नहीं लिख सकते। RS एकदम क्लियर करा देता हूं, देखो जो भी छोटे मोटे डाउट है सारे क्लियर करा देता हूं। नंबर 1 इज हाईएस्ट, नंबर 4 इज लीस्ट। अच्छा, मैंने क्यों 1 to 4 लिखा? बिकॉज मैं हमेशा कार्बन से डील कर रहा हूं। कार्बन में 4 ही वैलेंसी होगी, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब 4 अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, समझ रहे हो ना? तो ऐसे 4 अलग ग्रुप है, तो नंबर 1 to 4 क्लियर हो गया। अच्छा, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, इफ मल्टीपल, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मल्टीपल बॉन्ड कैसे हो सकता है? तो समझो एक कार्बन है, इमेजिन करो कि समझो एक कार्बन है
और इस पे इधर COOH ग्रुप लगा है और इधर CH3 ग्रुप लगा है, तो आर्ग्यूमेंट ये होगा ना कि सर इस पे इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, किसको नंबर दूं हायर? तो ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो समझ गए किसको हायर नंबर मिलेगा? इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। समझे? क्लियर है ना? इस तरह से तो ये फंडे को ध्यान में रखना। खैर, तो नंबरिंग आपने प्रायोरिटी के हिसाब से करनी। आपने नंबरिंग एक बार कर ली, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, समझो, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, काउंट देम एज फैंटम एटम्स, काउंट देम एज फैंटम एटम्स। बोलोगे सर ये नया क्या है, फैंटम एटम्स क्या है भाई? तो जरा वो भी सीखो, फैंटम एटम्स क्या है। पहले यहां तक लिखो सब लोग फटाफट, फैंटम एटम क्या है जरा ये सीखते हैं। तो व्हाट आर फैंटम एटम्स, इसका भी एग्जांपल के साथ सिखाता हूं, और पूरा RS एक ही इसमें एक पूरे सेक्शन में क्लियर कर लो। तो देखो एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ, समझो मैं बोलूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और H, ये कार्बन एटम है, ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं। समझा? क्या 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं सेंटर वाले कार्बन पे? आप बोलोगे हाँ कायरल है, यस है ना, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक C डबल बॉन्ड हो, एक CH2 CH3। सही बोल रहा हूं बच्चों? बढ़िया। अब देखो फंडा क्या कि सर यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, नंबर किसको दूं पहला? तो मैं बोलूंगा अच्छा ये वाला कार्बन O से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? O से जुड़ा है। तो आप बोलोगे ठीक है ये वाला कार्बन O से जुड़ा है, तो सर मैं इसको नंबर 1 दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आई विल काउंट इट एज कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। समझा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, बट ऑक्सीजन का हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज द क्वेश्चन। आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा C है, O है और एक और O है, तो टोटल वेट इसका काउंट किया जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इस ऑक्सीजन का 16, और ये फैंटम में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? फैंटम। यानी कि इट इज बिहेविंग एज इफ कि डबल बॉन्ड O नहीं, 2 ऑक्सीजन है, दूसरा वाला छुप के बैठा है। फैंटम मतलब क्या होता है? जो शैडो में छुपा होता है, जो दिखता नहीं, उसको फैंटम बोलते हैं। अनुराग कश्यप की पिक्चर कंपनी का नाम है ना, फ से फैंटम, हर पिक्चर के आगे बताता है वो। थिएटर में कभी देखने जाओगे तो पिक्चर चालू होने के पहले बोलता है। सैफ अली खान की फिल्म भी है फैंटम, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो आपको ऐसा दिखे कि रियल में यहां पर है नहीं, बट हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज फैंटम। हम जब छोटे थे, अभी भी आती है फैंटम कॉमिक्स, जैसे तुम आयरन मैन स्पाइडरमैन वाले हो ना, तो हम जब छोटे थे तो वो डोगा कॉमिक्स और शक्तिमान और वो फैंटम नाम का इंडियन सुपर हीरो था, बहुत मस्त एकदम, हम उसके बारे में पढ़ते थे। खैर, मेरी बचपन की कहानियां, सर बुढ़े हो गए, वो मैं कभी कभी मेरे साथ वो होता, मैं जेठालाल कौन ना भीड़े, हमारे जमाने में वैसा मैं चला जाता हूँ। चलो वापिस आओ। तो देखो यहाँ पर फंडा ये है कि आपके पास फैंटम एटम है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे, आप उसको काउंट करोगे, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, किसको गिनोगे? जो 3 से जुड़ा है, ये गलती है, पब्लिक यहां पे गलती करती है। पब्लिक ये यहां पर गलती करती है कि भाई ये कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ये क्यों भूल गए? कार्बन कार्बन से जुड़ा है और यहां पे कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो दिस इज 12 + 1 + 1 + 1, समझे? कार्बन का 12 और ये, तो टोटल वजन कितना मिला यहाँ पे? 15। बोलो हाँ या ना। यहां टोटल वजन कितना मिला? 12 कार्बन का, 16 इस ऑक्सीजन का, 16 दूसरे ऑक्सीजन का, कितना मिला? जल्दी जल्दी बोलो। 44 हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने नंबर 1 दिया इसको, फिर 15। अब यहां पर कार्बन इसका 12, एक हाइड्रोजन का 1, इस एक हाइड्रोजन का 1 और दूसरे कार्बन का 12, कितना हुआ? 12 12 24 और ये 26। अब नंबर समझ में आया, 44 वाले को पहला, 26 वाले को दूसरा, 12 वाले को तीसरा, और जो हाइड्रोजन अकेला है उसको चौथा। गया भैजे में। ऐसा नंबरिंग आपके दिमाग में क्लियर चलना चाहिए। आई नो ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब मैं एक साथ बहुत कुछ लिखता हूं, बट ये है बड़ा आसान अगर आप इसको
लॉजिकली देखेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं फिर से आपको एकदम नीटली लिख के बताता हूँ ये चीज को। आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको जहां पर वजन ज्यादा मिल रहा है उसको नंबर 1 देना है, जहां पे कम मिल रहा है उसको नंबर लीस्ट मिल रहा है उसको 4 देना है, और सीक्वेंस को फॉलो करना है। और जहां आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखे उसको फैंट। अच्छा, तो फैंटम का यहां पर तो इतना ज्यादा यूज नहीं था। अगर मैं आपको इस एग्जांपल को थोड़ा और बदल के दिखाऊं, अब और ज्यादा अच्छे से फैंटम का यूज कहां आएगा आपको समझ आएगा। समझो मैं ऐसे बोल दूं कि CHOH है, CH2OH है, चलो मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, करेक्ट? सही बोल रहा हूं? और ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो सर हम तो अब फिर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि दिस कार्बन ऑल्सो विद ऑक्सीजन, दिस कार्बन ऑल्सो विद ऑक्सीजन, बट हियर आई विल काउंट कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। फैंटम का रोल समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, बोलो यस और नो। क्लियर हो गया है ना? तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता, तो फैंटम एटम्स क्लियर हो गए, एकदम बढ़िया। तो वो आपको डिफाइन करने में हेल्प करेंगे जब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। फिर प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या नहीं भूलना है आपको, जो हाईएस्ट वेट वाला है वो नंबर 1, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया तो फिर बाकी बहुत ही आसान है। वंस प्रायोरिटी ऑर्डर इज एस्टैब्लिश्ड, वंस प्रायोरिटी ऑर्डर इज established, check for sequence of numbering in two directions. What are those two directions? Clockwise direction, clockwise, और राइट रोटेशन। ऐसा बोलू, क्लॉकवाइज मतलब राइट को रोटेट हो जाओगे, और दूसरे को मैं बोलू एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट रोटेशन। बोलो हाँ या ना? मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको। तो क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। अब इसको आप इधर नोटेशन में क्लॉकवाइज, यानी कि जो राइट में अगर सारे नंबर्स लॉजिकल सीक्वेंस में 1 to 4, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, अगर 1 to 4 या 4 to 1 ऐसे जा रहे, मतलब 1 to 4 ऐसे ऐसे जा रहे हैं समझो, या 4 to 1 ऐसे ऐसे जा रहे हैं, समझ गए आप बात को? राइट लेफ्ट, 1 to का 4, 4 to का 1, है ना? जो भी आपका नंबर्स का एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, बस आपको ये चेक करना है। अगर वो सीक्वेंस 1 to 4, समझे, अगर वो सीक्वेंस 1 to 4 का, अगर वो सीक्वेंस 1 to 4 का राइट में जा रहा है, तो आप उसको क्या कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे? आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अगर वही 1 to 4 आपका लेफ्ट में जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्लियर? ओके, आर और एस। अब इसमें मैंने एक ट्रिक आपको सिखाई थी, अगर आपको याद हो बच्चों, ट्रिक याद नहीं है तो याद कर लेना। आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, यहां तक लिख लिया सबने ये? आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो जनरली हमेशा नंबर 4 पे ही होना चाहिए। अब इसमें कंफ्यूजन आपको कहां होता है? इफ वेज एंड डैश स्ट्रक्चर इज गिवन, कौन सा वाला? वेज एंड डैश स्ट्रक्चर इज गिवन, देन इट इज इजी ना, then it is simple. क्यों? because lowest priority, क्या? lowest priority, that is number which one? lowest priority means number 4. by the way ये भी लिख देता हूं, which is usually always hydrogen. In all the cases that you have, you will always find it is usually always hydrogen. should be on the dash or wedge? should be on dash, यानी कि डॉटेड लाइन पे। if it is on dash, keep the sequence as it is. क्या बोला मैंने? if number 4 is
ऑन डैश वाला कार्बन कीप सीक्वेंस और कीप कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज। मतलब तुमको R मिला था तो R ही रहेगा, S मिला था तो S ही रहेगा। क्या ये सिंपल मैंने जो इंग्लिश में लिखा आपको समझ में आया? अगर नंबर 4 वाला ग्रुप या नंबर 4 वाला एटम ऑन एनी अदर कार्बन अदर देन डैश वेज पे हो या नॉर्मल लाइन पे हो, तो क्या? तो reverse the configuration, then reverse the configuration that you have got. crystal clear? then क्या करोगे आप? जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिली यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है, देन उसको आप क्या कर लो? रिवर्स कर लो, है ना? ये फंडा हम यूज करते हैं कब? ये फंडा हम कब यूज करते हैं? जब हमें वेज और डैश मिला है, दिया है, समझे? लेकिन यदि हमें वेज और डैश नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? ये लिख लिया, चलो। इफ वेज एंड डैश नॉट गिवन देन टू इट इज सिंपल। इफ वेज एंड डैश नॉट गिवन, मतलब समझो आपको फिशर प्रोजेक्शन बना के दिया, ऐसा वाला, इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? फिशर स्ट्रक्चर अगर ऐसा बना के दिया हुआ, वेज और डैश तो दिख नहीं रहा है, सारे लाइन ही दिख रही है, देन व्हाट विल यू डू? देन जस्ट चेक कंटिन्यूअस सीक्वेंस, है ना? इफ कंटिन्यूअस सीक्वेंस बन रहा है, देन अगेन keep configuration as it is. If discontinuous, मतलब कि आपके 1 2 3 4 में कहीं कोई बीच में से 1 2 फिर 4 आ गया, 3 नहीं आया, तो मतलब उसको डिसकंटिन्यूअस बोल सकता हूं। बोलो हाँ या ना? अब ये सारी चीजें आपको किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये वर्ड्स मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? तो इनको नोट करना बच्चों, वर्ड्स को। यस? If discontinuous, then reverse the configuration. यानी R मिला था तो S कर देना, S मिला था तो R कर देना। अब इनको एग्जाम्पल के साथ भी एक बस फटाक से समझ लेते, 1 मिनट और फिर आगे अपन कंटिन्यू इस पे करेंगे। लिख लो फटाफट एग्जाम्पल यही वाला देखते हैं ना जो दिया है। अब आप समझो, अब इसमें अप्लाई करो, जो अभी आपको मैंने सिखाया उसको अप्लाई करो। चलो, लैक्टिक एसिड दिया है, जो अच्छा ये मुझे वेज एंड डैश स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, और जो डॉटेड लाइन है उस पे मेरे को हाइड्रोजन बना के दिया दोनों बाजू, इधर भी डॉटेड लाइन पे दिया, इधर भी डॉटेड लाइन पे दिया। मतलब मुझे जो सीक्वेंस मिलेगा मैं उसको ट्रू रखूंगा कि चेंज करूंगा? जो भी मुझे सीक्वेंस मिलेगा मैं उसको एज इट इज रखूंगा कि उसको उल्टा करूंगा? उसको एज इट इज रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यानी कि जो हाइड्रोजन है वो डॉटेड लाइन पे दिया है। पहले मैं प्रायोरिटाइज कर लूं, किसको नंबर 1 दूं? पहले मैं ऑक्सीजन को नंबर 1 दूंगा, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, ठीक है? फिर कार्बन, अभी इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, किसको प्रायोरिटी दूं? COH को, ठीक है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब हाँ, तो अब जो फोर्थ पे है उसको मैं क्या कर सकता हूं? बिकॉज वो डैश पे, बिकॉज वो डॉटेड लाइन है, मतलब वो प्लेन के पीछे है, तो इसका ये अर्थ है कि ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझे? ऐसे सोचना है, क्योंकि वो डैश पे, इसका मतलब वो उसको मैं गिनता ही नहीं, अब सीक्वेंस बताइए बच्चों। तो आप बोलोगे ये ऐसा जा रहा है 1 2 फिर 3, और इसलिए मैंने S का ऐसे ही रखा। एकदम क्रिस्टल क्लियर अप्लाई हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़िया। जो डैश पे उसको गोली मारो, हटाओ उसको। वो बोलो जो हिंदुस्तानी भाव बोलते, जो मैं नहीं बोल सकता, है ना? अरे मैं अच्छा आदमी, पागल। अच्छा, तो
कार्बन जो है इसके ऊपर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं इसको इग्नोर कर दिया। अब आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग को ये सब गंदी बातें नहीं पता, नहीं है, चलो पढ़ाई करो। देखो यहां पर O को मैं नंबर 1 दूं, कार्बन को मैं नंबर 2 दूं, इसको मैं नंबर 3 दे दूं। अब यहां पर क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, बिकॉज आई वॉज एबल टू इग्नोर द हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन यहां नहीं होता तो वो मेरे सीक्वेंस को तोड़ता, तो मैं रिवर्स करता, समझा? यस। अब इसमें मतलब R और S में अब आपको कोई टेंशन ही नहीं, सीख गए, बढ़िया। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स हम लोग एमसीक्यूज में करेंगे, R और S के ढेर सारे एग्जांपल और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डायस्टीरियोआइसोमर, मैंने एक ही वर्ड आपको याद करने को बोल दिया, डायस्टीरियोआइसोमर क्या होता है? नॉन मिरर इमेज। देखो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो तो मीजोमर, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो तो इनैंशोमर, और मिरर इमेज ही ना हो तो क्या? डायस्टीरियोआइसोमर। क्या ये बात समझ में आई? अब डायस्टीरियोआइसोमर के सबसे अच्छे एग्जांपल हैं थ्रियोज एंड एरिथ्रोज। The words that end with OSE, the words that end with OSE are basically sugars. Are basically what? Sugars. Glucose, fructose, maltose, arabinose, erythrose, erythrulose, fulanose, जो भी है, डिम्कानोज, but O's means sugar. मैंने आपको शुगर की पहचान भी बताई है, बताइए शुगर की क्या पहचान है? मैंने कहा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है? हाँ। क्या मल्टीपल OH ग्रुप्स लगे हुए हैं? हाँ। दैट्स व्हाई ये शुगर है, ये प्रूव होता है, और नाम से आपको ये भी पता चला, ये कॉन्सेप्ट की बात है। अच्छा, अब जरा किसकी बात करेंगे? इमेजेस, मतलब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। ठीक है, क्या पहले मैं ये बोलूं कि ये कायरल सेंटर्स हैं? शुरुआत मेरी वहां से होनी चाहिए। क्या कायरल सेंटर्स है? हाँ, है ना। इस कार्बन को देखो तो उस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये बात से सहमत हो आप? तो ये कायरल है कि नहीं, पहले ये बताइए। तो आप बोलोगे हाँ सर ये कायरल है, ये कायरल है। ओके, सेंटर वाले दोनों कायरल। ठीक है, अब मैं इनको नंबर दे देता हूं, मैं बोल देता हूं इनको नंबर 1, क्योंकि इधर ये भी कार्बन ही है ना, CHO वाला है ना। 1, 2, 3 और 4, मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूं। मेरा यहां पे पूरा का पूरा डिपेंडेंस किसके ऊपर है? 2 और 3 पे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब 2 और 3 की अगर मैं बात करूं, अब सेकंड कार्बन को आप ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड कार्बन को ध्यान से देखिए, और उस पे H और OH ऑपोजिट साइड्स लगे हुए। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? यस। अच्छा, थर्ड कार्बन को देखो, H और OH सेम साइड लगे हुए हैं, सेम साइड लगे हुए हैं ना, है कि नहीं? तो जब मैं उठा के इसको इस मॉलिक्यूल को उठा के इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखूं, इमेजिन करो, अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रख दूं सीधा सीधा, तो ये कहीं पे से भी ओवरलैप एग्जैक्टली नहीं करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप ओवरलैप करेगा, नीचे का CH2OH करेगा, लेकिन सेकंड कार्बन वाले जो हैं वो राइट लेफ्ट ऑपोजिट दिखेंगे आपको। थर्ड कार्बन वाले क्या करेंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। मतलब एक कार्बन पे राइट लेफ्ट उल्टा और एक वाले पे सेम है। तो ये ओवरऑल मिरर इमेजेस हुए। क्या मिरर इमेज में इनको कब बोलता, आप बताइए बच्चों? मैं मिरर इमेज इनको कब बोलता? जब ये थर्ड पोजीशन के भी यहां पर, जब ये थर्ड वाले कार्बन पे भी H इधर होता और OH यहां होता, तब मैं इनको मिरर इमेज, कौन सा, अपना नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मानता, क्योंकि लेफ्ट राइट पूरे का पूरा वो लेफ्ट राइट ये होता, पूरा का पूरा लेफ्ट राइट। अच्छा, अगर यहां पर OH होता और यहां H होता तो क्या? मतलब दोनों कार्बन पे सेम होता, तो ये तो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते, तो मिजोमर हो जाते। तो सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो गए, तो फिर तो आइडेंटिकल मतलब वो एक के ऊपर एक बैठ जाते, है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट ये समझो कि जब नॉन मिरर इमेज है, कब बोलना है नॉन मिरर इमेज? कि दोनों में आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही, एक कार्बन में चेंज हुआ लेफ्ट राइट और एक में नहीं हुआ, तब आप डायस्टीरियोआइसोमर बोलो, समझे? जब सारे कार्बन में लेफ्ट राइट ऐसा हुआ, अक्षय कुमार वाला मीम, तो इरेंशोमर बन रहा है कि नहीं? जब किसी में भी नहीं हुआ तो मिजोमर बन रहा है, और जब आधा कच्चा है तो डायस्टीरियोआइसोमर बन रहा है। बात भेजे में गई? बढ़िया।
ओके, थ्रियोज और एरिथ्रोज आपको क्यों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि जेई एडवांस वालों को बहुत खुजली आपको सिन और एंटी एडिशन के बारे में पूछने की है ना। और एल्कीन्स में जब हम लोग एडिशन रिएक्शंस करेंगे तो हम सिन और एंटी की बात करेंगे, जो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। ये ऐसी चीज है जो बहुत सारे बच्चों को रुला देती है, जबकि बहुत इजी है। सिन और एंटी में आपको फंडे क्या याद रखने हैं कि आपको थ्रियोज और एरिथ्रोज के बारे में पता होना चाहिए। मुझे बताइए बच्चों, थ्रियोज में कौन से, थ्रियोज में जो OH ग्रुप है वो सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है? थ्रियोज में जो OH ग्रुप है वो कैसे है, ऑपोजिट साइड है। क्या ये नोटिस किया आपने? बोलेंगे ठीक है। एरिथ्रोज में जो OH ग्रुप है वो सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है? सेम साइड है। अगर डबल बॉन्ड होता, अच्छा क्या यहां पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है क्या यहां पे? नहीं ना, नहीं ना। अगर डबल बॉन्ड होता तो सेम और ऑपोजिट को मैं सिस और ट्रांस बोलता। बात समझे क्या बोल रहा हूं? अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता, क्या ये बात से आप अग्री करते हो? अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता तो जब सेम ग्रुप सेम साइड है तो मैं उसको सिस बोल सकता, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो मैं ट्रांस बोल सकता। ऐसा मैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में अप्लाई करता लॉजिक, है ना। बट यहां पर शुगर में मैं थ्रियोज और एरिथ्रोज का लॉजिक कैसे लगाऊंगा? जब मुझे दो ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं तो मैं उनको एरिथ्रोज का एक वेरिएंट बोलूंगा, जब मुझे दो ग्रुप ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं तो मैं उनको थ्रियोज का वेरिएंट बोलूंगा। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको सिन और एंटी एडिशन से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो आपकी लाइफ को में क्लैरिटी लाएगी। ऐसा क्वेश्चन आप सबने फेस जरूर किया होगा, इसको भी आप नोट करना। अंडरस्टैंड सिन एंड एंटी एडिशन। अगेन ये ऐसी चीज है जो कोई बुक में सिस्टमैटिक तरीके से नहीं दी है, खिचड़ी तरीके से दी है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस में अप्लाई होती है तो हैपेजार्ड है। अपन सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे। अंडरस्टैंड सिन एंड एंटी। पहली बात, सिन और एंटी एक्चुअली है क्या? सिन मतलब जो ग्रुप आ रहा है, इनकमिंग। सिन का मतलब जो ग्रुप आ रहा है वो सेम साइड पे जुड़ रहा है। क्या बोला मैंने? सिन का मतलब जो ग्रुप आ रहा है वो सेम साइड पे जुड़ रहा है। एंटी का मतलब जो ग्रुप आ रहा है वो ऑपोजिट साइड्स पे जुड़ रहा है। पहले ये समझो बात को। अंडरस्टैंड सिन एंड एंटी एडिशन। क्या बोलेंगे गधे बच्चों? सिन का मतलब ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स? इनकमिंग ग्रुप्स, इनकमिंग ग्रुप्स या एटम्स एडेड ऑन सेम साइड, एडेड ऑन सेम साइड। एंटी का अर्थ इनकमिंग ग्रुप्स एडेड ऑन ऑपोजिट, डिफरेंट नहीं बोलना है, ऑपोजिट साइड्स बोलना है। अच्छा अब बोलोगे साइड्स ऑफ व्हाट? भजिया, साइड्स ऑफ व्हाट? तो सीनियर एंटी एडिशन आपको एल्कीन्स में पढ़ना है। किस कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं? एल्कीन्स। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों बाजू पे आप एडिशन करोगे। एडिशन पाई बॉन्ड को तोड़ के, मैं हमेशा क्या बोलता हूं? पाई बॉन्ड को तोड़ो, समथिंग समथिंग को जोड़ो, ऐसा बोलता हूं ना। तो जोड़ रहे हो, चीजों को ऐड कर रहे हो। ये एडिशन करने के दो स्टाइल हैं, सीन एडिशन, एंटी एडिशन। एक छोटी क्लैरिटी आई लाइफ में, ठीक है। एल्कीन ओरिजिनली कितने टाइप के मैंने आपको पढ़ा है? तो आप बोलोगे सर आपने सिस पढ़ा है या ट्रांस पढ़ा है? ओरिजिनल एल्कीन कैसा हो सकता है? या तो सिस हो सकता है या तो ट्रांस हो सकता है, ठीक है। जो रिएजेंट आप लाए एडिशन के लिए, आप क्या लाए? रिएजेंट लाए, वो दो टाइप का हो सकता है, सीन करवाने वाला या एंटी करवाने वाला। देखो क्या क्रिस्टल क्लैरिटी से तुम्हारे समझ में आएगा। देखो क्या बोला मैंने, तुम्हारा ओरिजिनल एल्कीन कैसा था बोलो? दो पॉसिबिलिटी, सिस या तो ट्रांस, यस और नो? यस। अच्छा, जो तुम रिएजेंट ला रहे हो एडिशन कराने के लिए, रिएजेंट ला रहे हो, वो कैसा है? या तो सिन करवाने वाला या एंटी करवाने वाला, ऐसा भी हो सकता है। समझे? मतलब रिएक्शन करते वक्त तुम्हारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? दिमाग लगाओ, बताओ। आप बोलोगे सर सिस वाले के साथ सिन करवाने वाला, सिस के साथ एंटी करवाने वाला, ये दो पॉसिबिलिटी हुई। फिर एक ट्रांस के साथ सिन करवाने वाला,
और ट्रांस के साथ एंटी करवाने वाला, ये दो पॉसिबिलिटी, दो और दो कितनी, चार पॉसिबिलिटी हुई, बोलो हाँ या ना। ये लॉजिक हुआ बस। तो समझना क्या है इसमें, समझना ये है कि कौन सा रिएजेंट सिन करवाता है और कौन सा रिएजेंट एंटी करवाता है। ये सीख गए तो सब सीख गए, और यहीं पे घुमा देते हैं टीचर लोग, कंफ्यूज कर देते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल के साथ। सिस में तुमने ऐसा रिएजेंट लाया जो एंटी करवा रहा है, क्या करवा रहा है, एंटी, तो तुमको थ्रियो प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, थ्रियो प्रोडक्ट मिलेगा। अब बताओ थ्रियो प्रोडक्ट मतलब, सुनना ध्यान से, थ्रियो प्रोडक्ट मतलब जो ग्रुप्स है वो सेम साइड थे कि ऑपोजिट साइड थे। थ्रियो प्रोडक्ट मतलब जो ग्रुप्स थे वो सेम साइड थे कि ऑपोजिट साइड थे। इसका मतलब सिस वाले एल्कीन में तुम एंटी वाला रिएजेंट लाओगे तो थ्रियो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि कौन सा साइड जाएगा ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा, अभी नहीं समझेगा। अब ये बहुत बकवास लगता है कि सर क्या बोल रहे हो आप। अब देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। तुम्हारे पास सिस ब्यूटीन है, क्या है, क्या है तुम्हारे पास, सिस ब्यूटीन। अब तुमको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, करो ब्रोमिनेशन ऑफ सिस ब्यूटीन, ये आता है ना क्वेश्चन, ऐसा आता है, डू ब्रोमिनेशन ऑफ सिस ब्यूटीन, ठीक है, और बताओ प्रोडक्ट क्या है। तो तुम क्या सोचोगे कि ब्रोमिनेशन करना, अच्छा, तो तुमको अगर ये नहीं मालूम कि ब्रोमिनेशन एक ऐसा रिएजेंट है जो एंटी एडिशन कराता है, तो वहां फंसते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि ब्रोमीन एक ऐसा रिएजेंट है जो कैसा एडिशन कराएगा, एंटी एडिशन कराएगा। अगर तुम्हें यह पता है तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। अच्छा अब बताओ, ओरिजिनली तुम्हारे पास ऐसा था, ये ग्रुप्स थे CH3 CH3, ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं एज इट इज, तुम्हारे ओरिजिनल सबस्ट्रेट की। सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, है ना। अब मुझे बताओ थ्रियो प्रोडक्ट मुझे मतलब कि मुझे कार्बन के सेम साइड पे ग्रुप्स को ऐड करना है, ऑपोजिट साइड पे करना है, बस ऑपोजिट साइड्स। तो एक ब्रोमीन ऊपर आएगा, एक ब्रोमीन नीचे आएगा। क्या ये बात समझे, ये बना प्रोडक्ट। कितना इजी है, समझे कि नहीं समझे, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखो, अब लाइफ कितनी इजी हो जाएगी जब आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा रिएजेंट एंटी एडिशन करा रहा है, कौन सा रिएजेंट सिन एडिशन करा रहा है। अच्छा, इसके अंदर और एक लाइन ऐड करो। अगर मेरे पास ट्रांस होता, क्या होता मेरे पास, ट्रांस होता, और उसमें मैं एंटी करा रहा हूं, तो क्या बनेगा, एरिथ्रो प्रोडक्ट। क्या बनेगा, एरिथ्रो प्रोडक्ट। अब इसके दोनों उल्टा आप लिख पाओगे क्या, कि कंफ्यूज हो जाओगे। सिस में सिन वाला कराओगे, सिस में सिन वाला कराओगे तो एरिथ्रो हो जाएगा, और ट्रांस में सिन वाला कराओगे तो 3 हो जाएगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा है, इतना इजी है। पब्लिक इसको फालतू में कॉम्प्लिकेट करती है यार। तो मुझे बताओ कि अब मैं ऐसे करूं, सिस प्लस सिन क्या बनेगा, एरिथ्रो, है ना, और ट्रांस प्लस सिन क्या बनेगा, थ्रियो प्रोडक्ट। बस ये लॉजिक आपको लर्न करके मतलब सीख लेना है। ये पहले लिख लो, सीख लो ढंग से, इसके एग्जांपल करा दो, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। और एक लिस्ट दे देता हूं, कौन सा रिएजेंट सिन कराएगा, कौन सा रिएजेंट एंटी कराएगा। बस सिन और एंटी में इसके बाद कभी जिंदगी में तुमको डाउट नहीं आने वाला। आप लोग को ये लगेगा कि सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये उल्टा, तो उसका एक ट्रिक भी बता देता हूं। IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम होती है उसका नाम पता है, सिविल सर्विस एग्जाम, सुना है कभी, CSE, ये याद कर लो, CSE। सिस में सीन होगा तो एरिथ्रो। बस अब इसके कॉम्बिनेशन बनाते जाना। बहुत लोग कैट भी बनाते हैं ना, बहुत लोग CAT भी बनाते, कैट। अगर मैं इसको प्लस और इसको प्लस ले लूं, और इसको माइनस और इसको माइनस ले लूं, तो भी कर सकते हैं। थ्रियो एरिथ्रो में प्लस किसको लूं, माइनस किसको लूं, वैसे भी आप कर सकते थे, बट ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। सब कुछ करने जाओगे, ट्रिक भी लगा रहे हो, प्लस माइनस भी लगा रहे हो, सब कुछ करने गए तो पता चला घूम गए, वो भी मत करना, ठीक है। जो आपको जो कंफर्टेबल लगे वैसे याद करना है। CAT से कर लेना, CSE से कर लेना। मैंने CSE बनाया है, बहुत टीचर CAT पढ़ाते हैं,
बहुत लोग कुछ और भी अलग TAE भी पढ़ा सकते हैं, और भी अलग अलग उनके ऊपर है भाई, ठीक है, तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो। तो जैसा मैंने कहा कि यहां पर ये सीखना इंटेलिजेंट बात नहीं है, ये जानना इंटेलिजेंट बात है कि कौन सा रिएजेंट क्या करने वाला है। समझ रहे हो बच्चों? अब मैं आपको बोलूं कि तुम्हारे पास ब्यूट 2इन है, उसका सिस फॉर्म है और उसका ट्रांस फॉर्म है। पहले तो ये सीख लो, चलो आप बोलो ठीक है। अब इसमें मैं आपको दो अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके दिखाता हूं ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। मैं आपको बोल रहा हूं हाइड्रोजन ऐड करो, क्या करो, हाइड्रोजन, और एक बार ब्रोमीन करो, एक बार क्या करो, ब्रोमीन, ठीक है। एक बार हम हाइड्रोजन करते हैं, एक बार हम ब्रोमीन करते हैं, एक बार सिस में एक बार ट्रांस में। तो ये रहा मेरा सिस, ये मेरा ओरिजिनली ये सिस है, समझ गया ना। मैं CH3 को नीचे नहीं लिख रहा हूं, आप अंडरस्टूड है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन मैंने सेम साइड लिख दिए है ना। ट्रांस में मैं क्या करूं बताओ बच्चों, ये मेरा ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ट्रांस का, समझ गए, H है ना, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूं पहले आप इसका हाइड्रोजिनेशन करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो पता है ना सबको, प्लैटिनम, पैलेडियम, रैने निकल, सेबेटियर, सेंडरन सिखाया है, हाँ। अब ये सीख के जाओ यहां से कि हाइड्रोजन इज कॉजिंग सिन एडिशन, हाइड्रोजन इज कॉजिंग व्हाट, सिन एडिशन, which means क्या, सिस और सिन क्या बनाएगा, सिस और सिन क्या बनाएगा, एरिथ्रो। एरिथ्रो में दोनों ग्रुप्स कहां लगे होते हैं, आने वाले इनकमिंग ग्रुप्स सेम साइड पे। समझा, ये लॉजिक है कि मतलब अगर मैं पाई बॉन्ड को तोड़ के नए हाइड्रोजन को ला रहा हूं, समझो मैं नए वाले हाइड्रोजन को ब्लू कलर से बता रहा हूं तुमको, ताकि तुमको पता रहे नया वाला कौन है, आने वाला कौन है, पहले से कौन था, समझे। तो नए वाले को मैं ऐसा बना रहा हूं, इसीलिए मैं इसको एरिथ्रो प्रोडक्ट बोला, समझा, क्रिस्टल क्लैरिटी से समझा, बोला है। और यही जब तुम ट्रांस में सिन करते थे, बताइए क्या करना है, करेक्ट। तो ट्रांस में तुमको क्या करना है, ये। अब बोलोगे सर ये तो कितना आसान है, इसमें डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी वो कहां लाते हैं तुम्हारी जेईई के एग्जाम में, तुमको वो भी बताता हूं। समझो, डिफिकल्टी उनको लानी है तो वो कहां लाएंगे, वो ऐसे पूछेंगे सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूटूइन प्लस D2 ड्यूटेरियम। अब बताओ, तो अब आप बोलोगे सर ये जो आपने लॉजिक सिखाया इससे तो आंसर इजी हो गया, क्यों, क्योंकि सिस था ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिख रहा था, समझो ऐसा था। और ये जो D2 हमको लगाना है, ये हम कहां लगाएंगे, तो D2 मतलब हाइड्रोजन का ही वेरिएंट है, D2 मतलब क्या, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, हाइड्रोजन का ही वेरिएंट है प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो सेम साइड लगेगा। तो D मतलब ये जो प्रोडक्ट बना, अभी तैयार हुआ, ये क्या है, कौन से टाइप का है, तो ये सिस था, इसने सिन एडिशन किया, तो ये एरिथ्रो टाइप का प्रोडक्ट बना, है कि नहीं। एरिथ्रो शब्द इसके लिए यूज करना सही है क्या, ये शुगर है क्या, नहीं, ये एरिथ्रो जैसा दिखता है। अब यहां पर इसलिए तो आप कंफ्यूज होते हो कि आप बोलोगे सर इसमें शुगर का क्या लेना देना, कुछ नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया एरिथ्रो को, क्योंकि दो चीजें सेम साइड लगी है ना, तो एरिथ्रो। जबकि अरे सॉरी, मैंने एक चीज गड़बड़ की ना, मैंने डबल बॉन्ड क्यों बनाया भाई, डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, सॉरी, है ना। तो ये दोनों चीजें एक साइड लगी, इसलिए इसको एरिथ्रो वेरिएंट ऑफ ब्यूटेन ऐसा बोलते हैं, समझा। एरिथ्रो वर्ड आने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग मत होना, है कि नहीं। अच्छा, क्या मैं यहां पे सिस और ट्रांस वर्ड यूज कर सकता हूं क्या, ये अभी आप बताइए, सिस और ट्रांस वर्ड यूज करना वैलिड होगा यहां पे, नहीं, क्योंकि अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये हटा के मुझे नया शब्द ढूंढना पड़ा, और इसीलिए हमने बोला अच्छा चलो अब एरिथ्रोथ्रियो बोलेंगे, समझ गए, एकदम बढ़िया, इजी है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो फटाफट,
मैं बताता हूं, आप सॉल्व करो। मेरे पास है ट्रांस पेंट टू इन प्लस D2। चलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका स्ट्रक्चर आप बनाओ, फिर मैं भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आप कंपेयर करना आपने बनाया और मैंने बनाया स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है। तो अगेन आपको ध्यान में क्या रखना है कि D2 जो है वो सिन एडिशन कराएगा, और आपका ओरिजिनल एल्कीन कैसा था, ये कैसा था, ट्रांस और सिन। तो अगर सिस होता, सिन होता तो एरिथ्रो होता, ट्रांस है, सिन है, तो क्या मिलता है, 3O। 3O मतलब सेम साइड ऑपोजिट साइड, 3O मतलब ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ऑपोजिट साइड, बिकॉज देखो सेम जगह उधर ही बची है। देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, ऐसे है ना कि जगह वहीं बची है ना सर, बाकी इतना तामझाम कर क्यों रहे हो, है ना। वो ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया इस कॉन्सेप्ट का कि जगह जहां बची वहां लगा दो, दैट इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्या बात भेजे में गई। अब जरा दूसरा वेरिएंट देखते हैं। मैंने आपको बोला मैं ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन जो आपको मन करे, मतलब आप हैलोजिनेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैलोजिनेशन, ये समझो, मान लो क्लोरीनेशन कर रहे हो आप, ठीक है, क्लोरीनेशन कर रहे हो। अब क्लोरीन या हैलोजन जो है, क्लोरीन और ब्रोमीन, मेनली आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन दो ही से करते हो, क्लोरीन ब्रोमीन से, फ्लोरीन आयोडीन से नहीं करते हो बाय द वे। ये भी मैंने एल्केन्स में बता दिया था, याद होगा तो। मैंने बोला था फ्लोरीन से एक्सप्लोसिव हो जाता है और आयोडीन से स्लगिश हो जाता है और रिवर्सिबल हो जाता है, ये भी बताया था। खैर, क्लोरीन और इसके साथ कर रहे हो तो हैलोजन जो है वो आपका कैसा एडिशन करता है, वो एंटी एडिशन करता है। क्या करता है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का अर्थ है जो नए ग्रुप्स आ रहे हैं या नए एटम्स आ रहे हैं वो कहां लगेंगे, वो ऑपोजिट, वो कभी भी सेम साइड ऑफ ईच अदर नहीं लगेंगे, हमेशा ऑपोजिट साइड ऑफ ईच अदर लगेंगे। तो यहां पर मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, मैं आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाता हूं। अगर मेरे पास सिस पेंटुइन है, क्या है, सिस पेंटुइन, और उसका मेरे को क्लोरीनेशन करना है, आप प्रोडक्ट बनाओ। चलो, तो आप बोलोगे सर सिस पेंटुइन मतलब ये ऐसा दिखेगा, यहां पर H डबल बॉन्ड H और C2H5, मतलब CH2CH3, वो तो समझे, C2H5, क्लोरीनेशन करना है। और क्लोरीन यहां पर जिद पकड़ के बैठा है कि मैं सेम साइड नहीं जाऊंगा। अब समझा, ओवर सिंप्लीफिकेशन करके नहीं चलता, जहां जगह खाली लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना था, कॉन्सेप्ट सीखना था। कॉन्सेप्ट सीखे, ऐसा नहीं कि जहां जगह बची वहां लगा दो, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। कहा अप्लाई, क्या सिखाया मैंने आपको कॉन्सेप्ट में, कि भाई आपका जो क्लोरीन है, आप इसमें पूरा जो खेल खेल रहा है वो कौन खेल रहा है, रिएजेंट, क्लोरीन खेल रहा है ना। तो एल्कीन तो तुमको दिया हो तो भोला वाला बेचारा वो बोल रहा है आओ अटैक करो मेरे पे, मैं तो सबस्ट्रेट हूं, है कि नहीं। प्रोडक्ट तुम्हारा पहले से तय है, रूल्स तुम्हारे तय हैं, गेम किसका है, रिएजेंट का। तो रिएजेंट को पकड़ो, एनालिसिस करो, अच्छा क्लोरीन है, एंटी करेगा, सेम साइड पे नहीं आने वाला। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन को जगह से हटना पड़ेगा, समझे। क्लोरीन बोलता है मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा है क्लोरीन, बरोबर है ना। बोला मैं डिसाइड करके आया घर से, मैं किधर लगेगा, मैं एंटी पे ही लगेगा, तू एडजस्ट कर। समझा कि नहीं समझा। अब ये प्रोडक्ट क्या बना बताओ। आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट में एटम्स जो आने वाले थे वो ऑपोजिट साइड पे दिख रहे हैं, एडिशन तो एंटी हुआ, प्रोडक्ट कैसा है, ऑपोजिट साइड એટલે શું। देखो ये सिस था, ये एंटी, सिस एंटी, तो ये प्रोडक्ट 3O प्रोडक्ट, देखो हेंस प्रूफ करके बताया, जिसमें ऑपोजिट साइड होते हैं वो 3O है, समझा। अब क्रिस्टल क्लैरिटी से आ गया सिन और एंटी एडिशन, यस और नो। तो अब मैं आपको जितने भी एडिशन रिएक्शंस आगे सिखाऊंगा मैं सिर्फ वर्बली बोल दूंगा, तो आप सारे प्रोडक्ट बना लोगे कि नहीं बना लोगे, है कि नहीं बच्चों। मैं सिर्फ बोल दूंगा ना कि अच्छा हैलोजन है, एंटी एडिशन करता है, हाइड्रोजन है H2 सिन एडिशन करता है ना, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है वो ये करेगा, एंटी एडिशन करेगा, डाइबोरेन है वो ये एडिशन। मैं ऐसे आपको सिर्फ लिस्ट बताते जाऊंगा कौन क्या एडिशन कर रहा है, और आप धड़ 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 लिखते जाओगे।
बेयर्स रिएजेंट है वो सीन एडिशन करेगा। ऐसे बहुत सारे हम करने वाले हैं, एक दो नहीं, हम कम से कम 8-10 अलग अलग टाइप के करेंगे। बट आपका कंफ्यूजन दूर हो गया पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने से, तो आगे मैं सिर्फ आपको सिर्फ बताऊंगा ये रिएजेंट सिन, ये रिएजेंट एंटी, बाकी चीजें आप अपने आप लिख लो। क्लियर? इसमें एक स्टेप और आगे आपको लेके जाता हूं मैं। अब इमेजिन करिए कि यहां पे मैं कायरलिटी भी घुसा दे रहा हूं। क्या यहां पे मैं कायरलिटी घुसा सकता हूं? ये आपने नोटिस किया? बोलोगे हाँ सर, ये वाले कार्बन पे तो कायरलिटी है यार, देखो हाइड्रोजन, मीथाइल, क्लोरीन और फिर ये पूरा ग्रुप, तो कायरलिटी भी है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? फिर इस कार्बन पे भी कायरलिटी है, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपको बोलता शुरू में कि मैं सिस नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं पेंट टू इन में क्लोरीन लगाओ, अब कितना दिमाग लगाना है? अच्छा, पेंट टू इन है, एक वेरिएंट सिस होगा जिसमें ये एंटी करेगा तो 3O वाला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा वेरिएंट कैसा होगा बताओ? ट्रांस होगा जिसमें ये एंटी करेगा तो एरिथ्रो वाला प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि उत्तरी, सॉरी डिलीट हो गया, फिर से करता हूं। एक प्रोडक्ट ऐसा था और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा था। यस, इसको आपने बोला था 3O प्रोडक्ट, इसको आपने बोला था एरिथ्रो प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ बच्चों, जो प्रोडक्ट बने वो एक दूसरे के मीजोमर है कि इनएंशोमर है कि डायस्टीरियोइसोमर है? बोले वाह सर, क्या क्वेश्चन बन गया, क्या बना? ये आपस में एक दूसरे के क्या है? ये डायस्टीरियोमर्स है। समझ गए? ऐसे आपका क्वेश्चन का वो लेवल बढ़ाएगा जेईई एडवांस में जाते जाते। वो एक सिंपल सी चीज लेगा और आपको वो पूछेगा कि वो ये पूछेगा कि पेंट टू इन लिया, उसका ब्रोमिनेशन किया, तो फाइनल प्रोडक्ट बताओ मीजोमर है कि रेसमिक है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएंशोमर है कि डायस्टीरियोइसोमर है। तब आपको वो लगता है अरे क्या पूछ लिया। अब आपको समझा लॉजिक कैसे करना है। आपने प्रोडक्ट बनाए, आपने चेक किया, अच्छा उनमें कायरलिटी है, अब ये दोनों के आपस के आपको रिलेशन वो पूछ रहा है। क्रिस्टल क्लियर? बोलो हाँ या ना। हमारा फंडा सीन और एंटी का मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर आइडिया ऑफ डायस्टीरियोइसोमर। तो आपको पता ही चल गया, नॉन मिरर इमेजेस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आपको मालूम है सिस और ट्रांस। अच्छा, जैसे डेक्स्ट्रोलीवो का एब्सोल्यूट R और S था, वैसे ज्योमेट्रिकल का एब्सोल्यूट क्या है गधे बच्चों? E और Z। ज्योमेट्रिकल में हम ओरिजिनली सिस और ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस और ट्रांस। क्या बोलते हैं सिस मतलब? सिस मतलब जब ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, यहां पे मिथाइल मिथाइल सेम साइड तो सिस, यहां पे मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट साइड तो ट्रांस, है ना। पर ये अगेन ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया सिस और ट्रांस, जैसे वहां पे डेक्स्ट्रोलीवो था। बट सिस और ट्रांस का एब्सोल्यूट लिखना है तुमको, सिस और ट्रांस का एब्सोल्यूट लिखना है तो क्या बोलोगे? सिस को Z वेरिएंट और ट्रांस को E वेरिएंट। समझे कि नहीं समझे? अब कुछ बच्चे ये भी आर्गुमेंट लेके आते, सर इसमें 3O एरिथ्रो। अरे भैया ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सिस ट्रांस या Z और E लिखने का, जब वो तोड़ के जब एडिशन कर लिए तब 3O एरिथ्रो बोलने का। क्लैरिटी? यस और नो? वहां पे तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। मैंने क्या बोला? जब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास चॉइस है, या तो सिस ट्रांस बोलो या Z और E बोलो। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? Z और E, बराबर। Z और E ज्यादा एक्यूरेट क्योंकि एब्सोल्यूट है ना। सिस ट्रांस चिंटू मिंटू चल जाता है। ओके, अगर इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड कर दी तो डबल बॉन्ड तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या मैं सिस ट्रांस Z E ये वर्ड यूज कर सकता हूं प्रोडक्ट के लिए? नहीं, मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया है। तब मुझे फाइनली क्या यूज करने पड़ रहे वर्ड? 3O एरिथ्रो। क्लियर? ये लॉजिक आपको पकड़ना है, नहीं तो आप इन सारे टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक अभी आधे घंटे से जो मैंने बड़बड़ की उसमें आपका R, S, डेक्स्ट्रो, लीवो, 3O, एरिथ्रो, सिस, ट्रांस, E, Z सब सारे टर्म्स क्लियर हो गए? बोलो हाँ या ना। कौन सा टर्म कहां लिखना है? सीन और एंटी भी जोड़ दो उसमें। चलो, इतने सारे टर्म्स अभी क्लियर हो गए हमारे, है कि नहीं? कौन सा टर्म कहां बोलना अलाउड है ये आपको समझना है। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या बोलता है? डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड आपके जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो बताता है। रिलेटिव ओरिएंटेशन ऐसे क्यों लिखना है? क्योंकि डबल बॉन्ड क्या करता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसा देता है बच्चों?
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देता है। ब्यूट टू इन बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, सिस और ट्रांस। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडिया है सिस और ट्रांस का, जो बहुत बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूं। ये मैं आंसर आपको नहीं दूंगा, ये आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है? ट्रांस और सिस वेरिएंट में क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रांस और सिस वेरिएंट, सेम कंपाउंड का ट्रांस और सिस वेरिएंट है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? किसका ज्यादा किसका कम? अगर कंफर्म पता है तो बताओ, नहीं तो पता करके बताओ। पर फंडा है डाइपोल मोमेंट का। किसका फंडा है? डाइपोल मोमेंट का। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम। क्यों? थोड़ा लॉजिकली देखो। क्या मैं बोल सकता हूं डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? एरो ये मिथाइल का जो कैंसिल आउट हो रहा है, डाइपोल मोमेंट कम है। जिसमें डाइपोल मोमेंट कम है, पोलैरिटी कम है। जिसमें पोलैरिटी कम है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। बता चुका हूं ना 1000 बार, समझे कि नहीं? जिसमें पोलैरिटी कम है उसमें इंटरमोलिकुलर डाइपोल इंटरेक्शंस कम होंगे ना, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस। समझा? ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो आपको सिस और ट्रांस में देखने मिलता है। ये याद कर लेना, लिख के याद कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सिस का। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? ट्रांस का। क्लियर हुई बात? ठीक है, ओके। कॉन्फॉर्मर्स टेक्निकली रोटामर्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर एल्कीन में आप तो बता रहे थे कि रोटामर नहीं होते, है कि नहीं? लेकिन ये नहीं भूलना कि एल्कीन में क्या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा कैन देयर बी अदर कार्बन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन सिंगल बॉन्ड? क्या मैंने ऐसा कभी नहीं बोला ना कि एल्कीन में सारे sp2 ही होने चाहिए? नहीं, ऐसा बोला नहीं है ना। इनके अलावा हो सकते हैं ना, है कि नहीं? तो अगर मैं इनको फिक्स कर दूं, इसको मैं फिक्स कर दूं, चलो इसके अराउंड रोटेशन नहीं हो रहा, मैं मान लूं, ठीक है, लेकिन इनके अराउंड रोटेशन तो हो सकता है ना, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? या इस कार्बन और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, या इस कार्बन और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इनके अराउंड तो रोटेशन अलाउड है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर भी रोटामर्स आपको दिखेंगे, नो डाउट। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप ऐसे देखो, एक्लिप्स्ड। बट हम लोग जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर हम सीईटी लेवल, जेई लेवल, कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम के लेवल की बात कर रहे हैं, तो रोटामर्स या कॉन्फॉर्मर्स के क्वेश्चंस कभी भी एल्कीन्स में नहीं देखते। हमेशा हम लोग किसमें देखते हैं? एक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉश, स्क्यू, ये सारा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है। वो सारा किसमें दिखता है? हमको सिर्फ एल्केन्स में ही दिखता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं एल्कीन्स में? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? बताइए बच्चों। इस एल्कीन में जो आपको सामने दिख रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं? तो आपको जो सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा काउंट करना है, कार्बन टू कार्बन वाले, और कार्बन टू हाइड्रोजन वाले भी सारे के सारे सिग्मा ही है। और पाई कितने? टोटल 3, तो 16 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। कुछ एमसीक्यूज अच्छे वाले बताइए। कौन सा वाला एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी आइसोमेरिज्म में सिखाया, बट यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ फटक से। क्या बोलता है? कौन सा एल्कीन दिखाएगा? नॉन टर्मिनल जो है, कौन सा वाला? या तो नॉन टर्मिनल होना चाहिए, या तो कम से कम डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स होने लगे हुए होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स लगे होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन क्या आएगा? ब्यूट टू इन, क्योंकि उसमें कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है, वो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है। बाकी सब में अगर आप देखो, जैसे आप बोलोगे कि आप आर्ग्यू ये करोगे कि सर यहाँ पे भी तो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे बीच में, लेकिन सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे दोनों मिथाइल है, यहाँ पे दोनों मिथाइल है, सेम सब्सटीट्यूएंट हो गए, तो नहीं दिखाएगा। क्लियर हुई बात? ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू, मैंने सारे पॉइंट्स बोले। देखो आपको बोलोगे अरे सर आपने तो ये वर्ड बोला था लेक्चर में, और उसी पे क्वेश्चन आते हैं। आंसर क्या आएगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द सी डबल बॉन्ड सी। आई हैव यूज्ड स्पेसिफिक वर्ड्स टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये आपके एग्जाम में आएगा इसके ऊपर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर अपन अलग इसमें करते हैं, नेक्स्ट इसमें। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सीखे, क्या क्या टर्म्स सीखे बताइए बच्चों? हमने सिन और एंटी के बारे में सीखा, हमने सिस और ट्रांस के बारे में सीखा, हमने उसी को Z और E बोला, हमने थ्रियो क्या होता है, एरिथ्रो क्या होता है ये सीखा, हमने RS क्या होता है रिवाइज किया, R और S क्या होता है ये रिवाइज किया, ठीक है। ये ओरिजिनली डेक्स्ट्रो और लीवो का ही फॉर्म बन सकता था एब्सोल्यूट फॉर्मेट में, CIP यूज करके, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग यूज करके इसको लिखा हमने, ये भी सीखा। और सीन एडिशन और एंटी एडिशन से
कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनते हैं, कौन किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, ये भी हमने सीखा. यस. और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी ऑल्सो सॉ कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है एडिशन करने के बाद थ्रियो या एरिथ्रो टाइप का, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कि वो इनैंशोमर हो सकते हैं या वो डायस्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं वगैरह. आपको वो स्ट्रक्चर भी बनाना सीखना है. क्लियर. तो एल्कीन्स में ये सारे फंडे हमने आज क्लियर कर लिए.